कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। जयपुर। आदित्य कैफे से आने के बाद अपने कमरे में बैठा अपनी डायरी लिख रहा था। तभी पीछे से पवित्रा आकर उससे कहती है, आइए खाना खा लीजिए। आदित्य, तुम चलो मैं आता हूँ। पवित्रा, ये आप क्या लिख रहे हैं? आदित्य, वो मुझे डायरी लिखने की आदत है। पवित्रा, मतलब? आदित्य, मतलब मेरे मन में जो बातें होती हैं वो अपनी डायरी में लिख लेता हूँ। इससे मेरे मन को भी शांति मिल जाती है। पवित्रा, लो, भला ये भी कोई बात हुई? जो हमारे मन में हो वो हम एक किताब में लिखें। कहते हैं अगर अपने दिल की बात किसी अपने को बता दो तो उससे मन हल्का हो जाता है, तो फिर हमें इन सब की क्या ज़रूरत? आदित्य, अच्छा, पर मैं अपने मन की बात किसे बताऊं? पवित्रा, हमें बता दिया कीजिए। सच में हम किसी को नहीं बताएंगे। हमारी एक सहेली थी गांव में, कमला, वो हमें अपनी सारी बात बताती थी, पर हमने कभी किसी को नहीं बताई। आदित्य मुस्कुराकर, अच्छा, और तुम अपने मन की बात किससे करती हो? पवित्रा, हम किसे बताएं? हमारा है ही कौन जिससे हम अपने मन की बात कह सकें? जब बड़े हुए तो मामा शाही थे, अब उनसे तो कह नहीं सकते थे ना। आदित्य भी उसकी बात सुनकर उदास हो जाता है। पवित्रा उसके मायूस चेहरे को देखकर कहती है, तो क्या हुआ? हम दोनों के ही पास कोई नहीं है जिससे हम अपने दिल की बात कह सकें। तो ऐसा करते हैं कि जब भी हमें कुछ कहना हुआ तो हम एक दूसरे को अपने दिल की बातें बता सकते हैं, ठीक है? आदित्य मुस्कुराते, ठीक है। पवित्रा, अब आप जल्दी से आ जाइए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आदित्य सोच रहा था, कैसे बता दूं तुम्हें अपने दिल की बात? पवित्रा, अगर तुम्हें सब सच पता चल गया तो मुझे डर है कि कहीं तुम कुछ गलत ना कर बैठो। पर वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और थोड़ी देर बाद नीचे हॉल में आ गया। उधर सरता वीरेंद्र जी को खाना परोस रही थी। वो चेयर पर बैठती हुई बोली, बाबा साहब, हमें आपसे कुछ बात करनी है। वीरेंद्र जी, बोलो बेटा। वैसे एक खबर तो हमें भी तुम्हें सुनानी है। सरता, कैसी खबर बाबा साहब? वीरेंद्र जी, वो हुकुम शाह का जितना भी कर्जा था सब चुक गया है और हमने हवेली को भी आखिर बचा ही लिया। सरता, ये तो बहुत अच्छी बात है बाबा साहब। वीरेंद्र जी, हाँ बेटा, बस आज अगर हुकुम शाह जिंदा होते तो वो कितने खुश होते। आदित्य ने उनका मान रखकर आज घर की इज्जत बचा ली। सरता, पर बाबा साहब, इन सब चीज़ों में एक अनहोनी हो गई है। वीरेंद्र जी हैरानी से, अनहोनी? कैसी अनहोनी? सरिता, बाबा साहब, आप पहले शांत हो जाइए। एक्चुअली आदित्य को भी 2 दिन पहले ही पता चला है। बाबा साहब, जो लड़की आदित्य के घर में रह रही है वो आदित्य की पत्नी नंदिनी नहीं है, बल्कि कोई लड़की पवित्रा है, जिसे आदित्य गलती से नंदिनी समझकर अपने साथ ले आया। वीरेंद्र जी, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सरता उन्हें पहले दिन से सारी घटी हुई घटनाओं के बारे में सब कुछ बता देती है और ये भी बताती है कि नंदिनी की इस एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वीरेंद्र जी ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। वीरेंद्र जी, अब हम नाहर पन्ना को क्या जवाब देंगे? अपनी बेटी की मौत का गम कैसे सह पाएंगे वो? सरता, पर बाबा साहब, उन्हें सब कुछ बताना तो होगा ही, और इन सब के बीच आदित्य भी फंस गया है। आखिर हमें आदित्य को भी तो संभालना है। काका साहब के जाने के बाद वो वैसे ही बहुत अकेला पड़ गया है। वीरेंद्र जी, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? सरता उन्हें समझाती है, बाबा साहब प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लीजिए। आपको तो आदित्य का साथ देना है। काका साहब के बाद एक आप ही हैं जो उसे संभाल सकते हैं। वीरेंद्र जी, सही कह रही हो बेटी तुम, पर हमें नाहर पन्ना को भी ये खबर करनी होगी। सरता, जी बाबा साहब। वीरेंद्र जी अपने सोच विचार में मग्न अपने कमरे की तरफ चले गए। सरता भी अपने कमरे में जाकर आदित्य को फ़ोन करने लगती है। आदित्य फ़ोन उठा लेता है। सरता, आदित्य, हमारे बाबा साहब से बात हो गई है। मुझे लगता है तुम कल घर आ जाओ, हम यहीं बैठकर बात कर लेंगे। ओके? आदित्य, ओके दी, गुड नाइट। सरता, गुड नाइट। अगले दिन आदित्य वीरेंद्र जी के घर पहुंच जाता है। सरता उसे अंदर लेकर आती है तो वीरेंद्र जी वहीं सोफे पर बैठे हुए होते हैं। आदित्य उनके पैर छूता है। प्रणाम चाचा साहब। वीरेंद्र जी, आओ आदित्य, बैठो बेटा। बेटा, तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आदित्य, चाचा साहब, हमें खुद ही
कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, पर हमें लगता है कि हमें एक बार पवित्रा के गांव जाकर पता करना चाहिए। वीरेन जी, पर बेटा कैसे पता करोगे तुम? अगर वो लोग पवित्रा के बारे में किसी अनजान लड़के से कुछ सुनेंगे तो बेटा खामखा तुम और वो लड़की दोनों ही बदनाम हो जाओगे। आदित्य, नहीं चाचा साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बात संभाल लेंगे। वीरेन जी, तो ठीक है, हम आपके साथ ही चलेंगे। आदित्य, नहीं चाचा साहब, आप यहाँ रहिए, आपको अभी कुछ दिन बिजनेस की भी देखभाल करनी है। वैसे भी मैं इन सब चीज़ों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए आपका यहाँ रहना ज़रूरी है। वीरेन जी, ऐसा करो बेटा, तुम कल ही यहाँ से निकलने की तैयारी करो। आदित्य, जी चाचा साहब। आदित्य उनके पैर छूकर बाहर आ जाता है। तभी सरिता आदित्य से कहती है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो आदित्य, हम 1-2 दिन में हवेली में ही रहेंगे पवित्रा के साथ, उसे वहाँ बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं होगा। ठीक है। आदित्य मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। सरिता, थैंक यू किस लिए, तुम हमारे भाई हो, क्या इतना भी हक नहीं बनता हमारा? आदित्य, दी कैसी बातें कर रही हैं आप, आपका तो पूरा हक है। सरिता, तो फिर तुम टेंशन फ्री होकर जाओ, यहाँ हम संभाल लेंगे। और हाँ, पवित्रा को भी बता देना कि तुम किसी काम से बाहर जा रहे हो। आदित्य, हाँ दी, मैं बता दूंगा। आदित्य गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। रात को आदित्य अपने कमरे में बैठा कुछ फाइल्स में उलझा हुआ होता है। तभी पवित्रा हाथ में एक कॉपी लिए आ जाती है। आदित्य उसके हाथ में कॉपी देखकर उसे पूछता है, क्या हुआ, आपको कुछ काम था? पवित्रा, हाँ, आपने वादा किया था ना कि हम आपको पढ़ाएंगे, तो पढ़ाइए। आदित्य उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और फाइल्स एक तरफ करके बैठ जाता है। आदित्य, अच्छा बोलो क्या पढ़ोगी? पवित्रा, आप ना हमें किताबें पढ़ना सिखा दीजिए, फिर हम भी आपकी तरह डायरी लिखेंगे। वो इतनी मासूमियत से ये सब बोलती है कि आदित्य की भी हंसी छूट जाती है। वो कहता है, डायरी लिखकर क्या करेंगी आप? पवित्रा, हम भी अपने दिल की बात उसमें लिख देंगे। आदित्य, पर आपने तो कहा था कि आप अपने दिल की बात हमसे शेयर करेंगी। हाँ। पवित्रा, अरे हाँ, तो ठीक है, आप हमें पढ़ना सिखा दीजिए, फिर हम भी सुंदर सुंदर किताबें पढ़ना सीख जाएंगे। आदित्य, ठीक है, हम आपको सिखा देंगे। आदित्य पवित्रा को स्टार्टिंग से कुछ बेसिक चीज़ें सिखाता है, जैसे अपना नाम लिखना वगैरह। पवित्रा भी मन लगाकर सीखने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद आदित्य अपने लिए कॉफ़ी बनाने किचन में चला जाता है। जब वो आकर देखता है तो पवित्रा टेबल पर ही सर रखकर सो रही होती है। सोते हुए वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। एक बार को तो आदित्य भी उसे देखता ही रह जाता है, पर तभी उसके मन में ख्याल आता है कि खुशकिस्मत है वो इंसान जिसे इतनी प्यारी सी बीवी मिली है। बस भगवान से यही दुआ है कि ये जल्द से जल्द अपने पति के पास चली जाए। आदित्य उसे उठाने की कोशिश करता है। पवित्रा, उठो, चलो बेड पर चलकर सो जाओ। पवित्रा नींद में ही चुपचाप बेड पर आकर लेट जाती है। आदित्य सारा सामान समेट कर रख देता है और अपने स्टडी रूम में आकर सोफे पर सो जाता है। सुबह सुबह आदित्य धनकपुर के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। तभी पवित्रा कमरे में आ जाती है तो वो आदित्य से पूछने लगती है, आप कहीं जा रहे हैं क्या? आदित्य, हाँ, वो मैं किसी काम से जा रहा हूँ, कल तक वापस आ जाऊँगा। पवित्रा, कल तक? पर हम घर में अकेले कैसे रहेंगे? आदित्य, अकेले नहीं, सरिता दी आ जाएंगी आपके पास, जब तक हम नहीं आ जाते वो यहीं रुकेंगी। पवित्रा, ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी आइएगा। आदित्य, हाँ। आदित्य अपना बैग लेकर नीचे आ जाता है और दीनू काका से कहता है, काका ये बैग गाड़ी में रखवा दीजिए। दीनू काका बैग गाड़ी में रखवा देते हैं। आदित्य पवित्रा को घर का ध्यान रखने को कहकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सरिता भी आ जाती है। सरिता, नमस्ते भाभी साहब, कैसी हैं आप? पवित्रा भी मुस्कुराकर, नमस्ते दीदी, हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? सरिता, हम ठीक हैं। अच्छा, नाश्ता तो अभी किया नहीं होगा आपने, चलिए आज दोनों साथ बैठकर खाएंगे। ठीक है। पवित्रा खुश होकर, जी दीदी, बताइए आप क्या खाएंगी? सरिता, गोभी के पराठे। पवित्रा, जी ठीक है, आज हम आपके लिए गोभी के पराठे बनाएंगे, आप बैठिए, हम आते हैं। सरिता, चलिए हम भी आपके साथ किचन में ही चलते हैं। दोनों किचन की तरफ चले जाते हैं। शाम तक आदित्य भी गांव पहुंच जाता है। कुछ गांव के आदमी एक तरफ बैठे हुए थे, वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी आदित्य उनके पास जाकर एक आदमी से पूछता है, जी ये नंद किशोर जी का घर कहाँ है? एक आदमी, आप किस नंद किशोर की बात कर रहे हैं? आदित्य, जिनकी भांजी की शादी अभी 10-15 दिन पहले ही हुई है। दूसरा आदमी, क्या बात कर रहे हो भैया, वो नंद किशोर तो कल सुबह ही चल बसा। आदित्य हैरानी से देखते हुए, चल बसे?
पहला आदमी, हाँ भैया, बहुत दारू पीता था, सारा दिन नशे में ही पड़ा रहता था, ना खाने पीने का ठिकाना ना कुछ, और ऊपर से कर्जा चल बसा। आदित्य, अच्छा आप ये बता सकते हैं कि आपके गांव के सरपंच जी का मकान कहाँ है? एक आदमी उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। प्रधान जी के घर के बाहर वह उनके नौकर से कहता है, भैया प्रधान जी से कोई मिलने आया है। नौकर अंदर जाकर प्रधान जी को इत्तला कर देता है कि उनसे कोई मिलना चाहता है। प्रधान जी अपने नौकर को कहते हैं, बुला लाइए। नौकर अपने साथ आदित्य को ले जाता है। आदित्य अंदर आकर प्रधान जी को नमस्ते करता है। प्रधान जी, जी नमस्ते, आइए बैठिए। आदित्य, प्रधान जी मुझे नंद किशोर जी के बारे में पूछना था, ये गांव वाले कह रहे हैं कि नंद किशोर। प्रधान जी, जी आपने बिल्कुल सही सुना, वो कल ही चल बसे। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना उसकी भांजी की भी मौत हो गई थी एक्सीडेंट में। आदित्य को सोचकर, भांजी की मौत? ओह, ये लोग समझ रहे हैं कि पवित्रा की उस एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। ओह, और उनकी भांजी के पति वो कहाँ है? प्रधान जी डॉक्टर हैं, बड़े ही भले इंसान हैं, अभी आज सुबह ही निकले हैं। उनकी माता जी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, वो हॉस्पिटल में है, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। हमारे गांव में मुफ्त इलाज का शिविर लगाने आए थे। बेचारे पत्नी की मौत से काफ़ी दुखी थे। आदित्य, क्या आपको पता है वो कहाँ रहते हैं? प्रधान जी, जी वो दिल्ली के रहने वाले हैं, पर दिल्ली में कहाँ रहते हैं ये नहीं पता। आपको कुछ काम था क्या उनसे? आदित्य झूठ बोल देता है, जी मैं उनका दोस्त हूँ, मुंबई से आया हूँ, हम एक साथ ही पढ़े हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि वो धनकपुर में है और उनकी शादी हो गई है किसी नंद किशोर की भांजी के साथ। किसी काम से आया था तो मैंने सोचा कि यहीं मिल लूँ। एक्चुअली मुझे दिल्ली में उनके घर का एड्रेस नहीं पता, मुझे लगा शायद आपको पता हो। प्रधान जी, माफ़ करना बेटा, हमें भी उनका पता नहीं मालूम। कोई बात नहीं, आप उनसे फ़ोन करके पूछ लीजिए। आदित्य, जी वो मैं पूछ लूँगा, लगता है शायद अब दिल्ली ही जाना पड़ेगा। प्रधान जी, जी। आदित्य हाथ जोड़कर, अच्छा प्रधान जी मैं चलता हूँ। प्रधान जी, अरे ऐसे कैसे, आप हमारे डॉक्टर बाबू के दोस्त हैं, हम आपको बिना खाए पिए कैसे जाने दे सकते हैं? और वैसे भी रात हो गई है तो आज आप यहीं रुक जाइए, सुबह निकल जाइएगा। आदित्य, जी नहीं शुक्रिया, मैं चला जाऊँगा, मेरे पास गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान जी, नहीं नहीं, आपको रात को यहीं रुकना पड़ेगा। देखिए रात का मामला है, चोर डाकू का पता नहीं चलता, आज रात यहीं रुक जाइए, सुबह निकल जाइएगा। आदित्य, जी आप इतना कह रहे हैं तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। प्रधान जी, जी बहुत बढ़िया, मैं आपके भोजन का प्रबंध करवाता हूँ, आप इतने में आराम कीजिए। प्रधान जी नौकर को कहकर आदित्य का सामान कमरे में रखवा देते हैं। आदित्य भी नौकर के पीछे पीछे चला जाता है। रात को खाना खाने के बाद आदित्य मायूस सा खड़ा सोच रहा था, यहाँ आकर भी कुछ हाथ नहीं लगा, और पवित्रा का पति भी आज ही दिल्ली वापस चला गया। काश हम कल निकल जाते तो आज वो शायद हमें मिल जाते, पता नहीं क्या होगा, कब सुलझेगी ये पहेली। आदित्य चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट जाता है, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। धनकपुर। आदित्य सुबह धनकपुर से वापस जाने के लिए निकल चुका था। पूरे रास्ते वो उदास ही रहा। उम्मीद की एक आखिरी किरण भी उसे टूटती हुई नजर आने लगी। हालांकि प्रधान जी ने उसे आश्वासन दिया था कि अगर डॉक्टर बाबू गांव वापस आते हैं तो वो उसे फ़ोन करके बता देंगे, पर आदित्य भी जानता था कि अब शायद वहाँ से कुछ बात नहीं बनने वाली। आदित्य को पता था कि अब उसे डॉक्टर समीर को ढूंढने का अब कोई और रास्ता निकालना होगा, मगर कैसे, यही सोचकर वो परेशान था। लखनऊ। दीप्ति अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर आदित्य और अपनी तस्वीरें देख रही थी। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब ब्रिजेश जी, दीप्ति के पापा, उसके पास आकर बैठ गए। ब्रिजेश जी, कहाँ खोई हुई है मेरी बच्ची? दीप्ति चौंक कर, क्या पापा, कुछ कहा आपने? दीप्ति ने लैपटॉप की तरफ देखकर झट से लैपटॉप बंद कर दिया। ब्रिजेश जी, आदित्य की याद आ रही है? दीप्ति हड़बड़ाते हुए, नहीं पापा, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? ब्रिजेश जी, क्योंकि बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ और साथ ही साथ तुम्हारा दोस्त भी। इतनी सी थी तुम जब तुम्हारी माँ गुजर गई। मैंने हमेशा तुम्हें माँ बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश की, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। दीप्ति, मुझे पता है पापा, आपने मुझे हमेशा एक दोस्त की तरह ट्रीट किया है। यू आर माई बेस्ट पा। ब्रिजेश, तो बताओ, आदित्य को ही याद कर रही थी ना?
दीप्ति शर्मा कर कहती है, हाँ पापा। विजय जी, तो फ़ोन पर बात कर लो उससे। दीप्ति, पता नहीं पापा, वो जयपुर जाकर इतना बिजी हो गया है कि मुझे अपने आप से एक फ़ोन तक नहीं करता। विजय जी, बेटा वो इतने दिनों बाद अपने घर गया है, हो सकता हो कुछ वक्त अपने पिता के साथ गुजारना चाहता हो, और फिर उसकी भी जिम्मेदारियां होंगी अपनी फैमिली के लिए, समझो बेटा। दीप्ति, हाँ आप ठीक कह रहे हैं पापा, पर उसने कहा था कि वो अपने बाबा साहब को लेकर आएगा आपसे मिलाने के लिए, पर अभी तक तो उसने कुछ बताया नहीं। विजय जी, कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है अभी उसे वक्त ना मिला हो। दीप्ति, हाँ बहुत दिन हो गए आदित्य को देखे हुए, शायद इसीलिए मैं उसे कुछ ज़्यादा ही याद कर रही हूँ। विजय जी, तो तुम मिल आओ उससे, वैसे भी लखनऊ से जयपुर ज़्यादा दूर नहीं है। दीप्ति खुशी से अपने पापा के गले लग जाती, सच पापा, मैं मिल आऊँ उससे? विजय जी, वाई नॉट, वैसे भी मुझसे तुम्हारा ये मायूस चेहरा देखा नहीं जाता बेटा, उससे मिल लोगी तो तुम्हें भी तसल्ली हो जाएगी। दीप्ति, थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट पापा। विजय जी, यस आई एम द बेस्ट पा। विजय जी भी दीप्ति को अपने गले से लगा लेते हैं। दिल्ली, समीर अपनी माँ को आराम से सोफे पर बैठाता है। माँ संभाल के। कुछ दिनों पहले अचानक से सुमित्रा जी को रात को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। वो तो अच्छा हुआ वॉचमैन ने पड़ोसियों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया और समीर को भी उसी वक्त फ़ोन कर दिया। उसी वक्त समीर वापस दिल्ली के लिए निकल पड़ा था। आज सुमित्रा जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था, इसलिए समीर उन्हें वापस घर ले आया था। उन्हें फूड पाइप में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें खाने पीने में सावधानी बरतने के लिए बोला था। समीर उन्हें सोफे पर बिठाकर उनके लिए पानी लेने चला जाता है। सुमित्रा जी को पानी के साथ दवाइयाँ देकर वो उनके कमरे में लेकर जाता है। सुमित्रा जी बेड पर लेट जाती हैं। समीर भी उनके पास ही बैठ जाता है। सुमित्रा जी, तू भी थक गया होगा बेटा, जाकर आराम कर ले। समीर, माँ आप आराम कर लो, मैं बाद में आराम कर लूँगा। सुमित्रा जी, वो तो भला हो उस दिन वॉचमैन का, जो उसने मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दिया, वरना पता नहीं क्या होता। समीर, माँ आप बिना कैसी बातें करती हो, कुछ नहीं होगा आपको। सुभद्रा जी, तभी तो कहती हूँ कि शादी कर ले। खुद तो तू कभी बाहर कैंप में या फिर हॉस्पिटल में रहता है, घर में टिकता ही कहाँ है। अगर आज बहू होती तो मुझे यूँ अकेला ही हॉस्पिटल ना जाना पड़ता। समीर, माँ अब इसमें बहू की बात कहाँ से आ गई। मैं हूँ ना, मैं रखूँगा तेरा ख्याल, और पक्का प्रॉमिस, मैं अब पक्का टाइम से घर आऊँगा और कहीं बाहर भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। सुभद्रा जी मुंह बनाकर, हाँ देखे हैं तेरे प्रॉमिस। मेरी तबीयत ठीक होते ही फिर तू पहले की तरह ही बिजी हो जाएगा। समीर, नहीं माँ पक्का, अब ऐसा नहीं होगा। सुभद्रा जी, तुझे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है, बता मुझे। समीर उनकी बात सुनकर चुप हो जाता है, पर फिर बात को टालने के लिए कहता है, माँ तेरे बेटे से शादी करेगा कौन, कैसा है तेरा ये बेटा, रूख सा सूखा सा। सुभद्रा जी उसकी बात बीच में ही काट कर, खबरदार जो मेरे बेटे को कुछ उल्टा सीधा बोला तो। मेरा बेटा तो लाखों में एक है, जो भी लड़की उससे शादी करेगी धन्य हो जाएगी। समीर, वाओ मेरी इतनी तारीफ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना हैंडसम हूँ कि जो लड़की मुझसे शादी करेगी वो धन्य हो जाएगी। ये कहकर वो हंसने लगा। सुभद्रा जी, बस जब देखो तेरी नौटंकी शुरू हो जाती है, देख लेना इस बार मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। इस बार कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करा दूंगी। समीर ये सुनते ही इधर उधर देखने लग जाता है। सुभद्रा जी, क्या हुआ समीर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे कोई और लड़की पसंद है। देख अगर ऐसा है तो बता दे, मैं उससे तेरी शादी करवा दूंगी। समीर कुछ नहीं बोल पाता। वो यही सोचता है, काश माँ कि मैं तुझे बता सकता कि मेरी शादी हो चुकी है, पर जैसे ही तेरी तबीयत ठीक होगी इस बार मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। सुभद्रा जी उसे किसी गहरी सोच में देखकर, बोल बेटा। समीर, माँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस आराम करो। समीर उन्हें लिटाकर कंबल उड़ाता है और लाइट ऑफ करके बाहर आ जाता है। वो अपने कमरे में जाकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। वो यही सोच रहा था कि वो किस तरह से अपनी माँ को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताए। वैसे भी उसने अपने हाथों से अपनी पत्नी को मुखाग्नि दी थी, जिसकी वजह से वो अभी 1 साल तक शादी नहीं कर सकता था।
और समीर का अभी शादी करने का मन भी नहीं था, क्योंकि वो अभी उस हादसे से ठीक से उबर नहीं पाया था। जयपुर। आदित्य शाम को वापस जयपुर पहुंच चुका था। गाड़ी बाहर रुकते ही नौकर आकर दरवाज़ा खोल देते हैं। आदित्य अंदर चला जाता है। पवित्रा और सरता नीचे हॉल में ही बैठे हुए थे। पवित्रा भागकर आदित्य के पास चली जाती है। आ गए आप? अभी हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। कैसा रहा आपका सफ़र? आदित्य उसकी ओर देखते हुए, अच्छा रहा। सरता को आदित्य का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर कुछ अजीब सा लगा, पर उसने सोचा शायद सफ़र की थकान होगी। आदित्य अंदर आकर बैठ गया और पवित्रा किचन में उसके लिए पानी लेने चली गई। सरता ने इशारे से आदित्य से पूछा तो आदित्य ने ना में सिर हिला दिया। सरता समझ गई कि इसलिए आदित्य इतना परेशान सा लग रहा है। इतने में पवित्रा भी पानी लेकर आ गई। जी पानी। पवित्रा पानी का गिलास आदित्य की ओर बढ़ाती हुई बोली। पवित्रा, हम खाना लगवाते हैं। आदित्य, नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, हम बहुत थक गए हैं, हम आराम करने जा रहे हैं। पवित्रा, थोड़ा तो खा लीजिए, ऐसे बिना कुछ खाए सो जाएंगे क्या? आदित्य, प्लीज़ पवित्रा, मेरा सच में बिल्कुल मन नहीं है खाने का। सरता उसकी परेशानी समझ रही थी। उसने पवित्रा को इशारे में ही मना कर दिया। आदित्य वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया। सरता पवित्रा से कहती है, भाभी साहब, आप चिंता मत कीजिए। आदित्य ऐसा ही है, जब बहुत थका हुआ होता है तो अक्सर ऐसे ही खाना नहीं खाता है। ऐसा कीजिए, आप एक कप कॉफ़ी बना दीजिए, वो थोड़ा फ्रेश भी फील करेगा और उसके सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। पवित्रा, जी दीदी, हम अभी बना कर लाते हैं। सरता ऊपर आदित्य के कमरे में चली जाती है, जहां आदित्य अपना सर पकड़कर बैठा था। सरता, क्या हुआ आदित्य? आदित्य, दी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा और कब तक? सरता, पर क्या हुआ? पवित्रा के पति के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया क्या? आदित्य उसे शुरू से लेकर सारी बातें बताता है कि पवित्रा के मामा साहब गुजर गए हैं और पवित्रा का पति भी वहां आया हुआ था, पर अपनी मां की बीमारी की वजह से वापस चला गया और अब ये भी नहीं पता कि वापस आएगा भी या नहीं। सरता भी ये सुनकर हताश हो जाती है, फिर भी आदित्य को दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदित्य, कैसे ठीक हो जाएगा दी? कैसे मैं किसी की पत्नी को अपने घर में रख लूँ? शुक्र कीजिए कि दुनिया वालों को यही लगता है कि ये नंदिनी है, वरना पता नहीं क्या होता। पर जैसे ही नाहर बन्ना के पास ये खबर पहुंचेगी कि नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है, यहाँ के लोग तरह तरह की सवाल करेंगे, तब मैं क्या जवाब दूंगा सबको? और पवित्रा क्यों सबके ताने सुने, जबकि गलती मेरी है। मैं ही उसे गलती से नंदिनी समझकर अपने साथ ले आया। सरता, गलती किसी की नहीं है आदित्य, गलती बस वक्त और हालातों की है। जो होना था हम वो तो रोक नहीं पाए, पर बिगड़े हुए हालातों को ठीक तो कर सकते हैं। बस थोड़ा धीरज रखो, सब ठीक होगा। आदित्य, पता नहीं दीदी कब ख़त्म होगा ये सब। उधर दीप्ति बार बार सवाल करती है कि मैं कब आऊँगा उसके पापा से मिलने, किसको बातों के जवाब दूँ, जबकि मेरे पास अभी खुद किसी बात का जवाब नहीं है। सरता, सब ठीक हो जाएगा आदित्य, हम बाबा साहब से बात करते हैं। तभी पवित्रा के ऊपर आने की आहट सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। पवित्रा कमरे में आकर सरता और आदित्य दोनों को कॉफ़ी देती है। सब बैठकर थोड़ी देर बातें करने लगते हैं। उसके बाद आदित्य भी स्टडी रूम की तरफ चलने लगता है, तो पवित्रा उसे ये कहकर रोक लेती है कि आज थक गए हैं आप, आज हम सो जाएंगे। आदित्य मना भी करता है, पर पवित्रा खुद तकिया और चादर लेकर दूसरे रूम में सोने चली जाती है। आदित्य खुद से कहता है, मुझे माफ़ कर देना पवित्रा, पर मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकता। आखिर तुम किसी और की अमानत हो जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, पर मेरा वादा है कि मैं तुम्हें ज़रूर तुम्हारे पति के पास पहुंचाऊंगा। ये कहकर वो भी सोने चला जाता है। लखनऊ। दीप्ति जयपुर जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी ब्रिजेश जी उसके रूम में आ जाते हैं। ब्रिजेश जी उसे पैकिंग करते देखकर बोलते हैं, अरे भाई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? दीप्ति अपने पापा की तरफ देखकर, पापा आपने ही तो कहा था कि जाओ आदित्य से मिलाओ, इसलिए जयपुर जाने की तैयारी कर रही हूँ। ब्रिजेश जी, भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सिर्फ मेरी परमिशन की देरी थी। दीप्ति, तो क्या आपने ऐसे ही कहा था क्या कि जाओ मिलाओ? ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी। दीप्ति मुंह बनाकर बैठ जाती है। विजय जी हंसकर, अच्छा बाबा जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था अपनी गुड़िया से। दीप्ति, पक्का ना पापा? विजय जी, डेफिनेटली बेटा, जाओ अपने आदित्य के पास। दीप्ति उनके गले लग जाती है। थैंक्स पापा। विजय उसके सर पे हाथ फेरकर कहते हैं, यू मोस्ट वेलकम माई चाइल्ड,
ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दीप्ति खुद ही मुस्कुराकर कहती है, अब देखना आदित्य, कैसे मैं तुम्हें वहाँ पहुँचकर सरप्राइज़ देती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहकर वो बेड पर धम से लेट जाती है और आदित्य की तस्वीर लेकर अपने सीने से लगा लेती है। लखनऊ। सुबह दीप्ति निकलने की तैयारी कर रही थी कि तभी ब्रिजेश जी उसके कमरे में आते हैं। ब्रिजेश जी, चलो बेटा, तुम्हारी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, अभी निकलेंगे तो 1 घंटा लगेगा एयरपोर्ट तक जाने में। आदित्य अपना बैग उठाकर, हाँ पापा चलिए। बाहर ड्राइवर उसका सामान डिक्की में रखता है और ब्रिजेश जी और दीप्ति एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। करीबन 1 घंटे बाद एयरपोर्ट पर पहुँचकर दीप्ति अपनी टिकट्स के साथ वहाँ होती है। दीप्ति के पापा उसे एग्जिट डोर तक छोड़ने आते हैं। थोड़ी देर बाद फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है। दीप्ति, अच्छा पापा, अपना ख्याल रखिएगा। ब्रिजेश जी उसे अपने गले से लगाते हुए, और तुम आदित्य का। दीप्ति अपने पापा की बात सुनकर शर्मा जाती है। ब्रिजेश जी, अच्छा बेटा, पहुँचते ही फ़ोन करना। दीप्ति, जी पापा, कहकर एग्जिट गेट की तरफ मुड़ जाती है। उसके पापा उसे बाय करते हैं और दीप्ति भी उन्हें बाय करती है। जयपुर। आदित्य सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। वो नेट पर कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहा था। तभी सरिता का कॉल आता है। सरिता, हेलो आदित्य, क्या आज तुम घर आ सकते हो? बाबा साहब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। आदित्य, ठीक है दी, मैं पहुंच जाऊंगा। सरिता, ठीक है आदित्य, जल्दी आना। आदित्य, ओके दी। आदित्य फ़ोन मेज पर रख देता है और वापस अपने काम में लग जाता है। वो नेट सर्फिंग के जरिए दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें डॉक्टर समीर नाम के लोगों के कॉन्टैक्ट्स निकालने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद पवित्रा अपनी कॉपी किताब लिए आदित्य के पास आ जाती है। पवित्रा, सुनिए, एक बार देखिए, हमने कुछ लिखने की कोशिश की है, आप देख कर बताइए ना सही है या नहीं। आदित्य उसके हाथ से कॉपी ले लेता है और उसमें जो भी गलतियाँ होती हैं उन्हें ठीक करके उसे समझा देता है। आदित्य, अच्छा पवित्रा, हम चाचा साहब के घर जा रहे हैं, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो तुम परेशान मत होना, ठीक है? पवित्रा, जी। पवित्रा जाने को होती है पर फिर रुककर आदित्य से कहती है, सुनिए, आप हमारे लिए किताबें ले आएंगे पढ़ने के लिए, हम उसमें से पढ़ना सीखेंगे। आदित्य मुस्कुराकर, ठीक है, मैं लेता आऊँगा। पवित्रा भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य तैयार होकर चाचा साहब के घर की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो वीरेंद्र जी के पैर छूता है। वीरेंद्र जी बहुत ही गंभीर सोच विचार में बैठे थे। आदित्य उन्हें ऐसे परेशान देखकर पूछता है, क्या बात है चाचा साहब, आप बहुत परेशान से लग रहे हैं, कोई बात है क्या? तभी सरिता बोल पड़ती है, बात ही कुछ ऐसी है आदित्य, कल बाबा साहब ने नंदिनी के घर फ़ोन किया था नंदिनी के बारे में बताने के लिए, और आज सुबह जैसलमेर से फ़ोन आया था कि नंदिनी के पिताजी को मेजर हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आदित्य भी ये सब सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। तभी वीरेंद्र जी आदित्य से कहते हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए आदित्य, नाहरबन्ना को देखने के लिए, आखिर उनसे हमारे संबंध तो जुड़े हुए ही हैं ना। आदित्य, ठीक है चाचा साहब, हम आपके साथ चलेंगे। वीरेंद्र जी, आदित्य, एक बात और है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बेटा, तुम पवित्रा को लेकर कुछ दिनों के लिए मुंबई चले जाओ। यहाँ अगर लोगों की नंदिनी की मौत की खबर लग गई तो पवित्रा को लेकर सवाल करना शुरू कर देंगे और शायद जिसके जवाब हम नहीं दे पाएंगे। और पवित्रा का भी तो सोचो, उसे अब तक कुछ नहीं मालूम, वो इन सब सवालों का सामना कैसे करेगी। मुझे लगता है जब तक पवित्रा के पति के बारे में कुछ नहीं पता चलता तुम उसे यहाँ से लेकर चले जाओ। आदित्य, चाचा साहब, हम वहाँ अकेले पवित्रा को लेकर कैसे जा पाएंगे? चाचा साहब, वो किसी और की पत्नी है, यहाँ आप सब लोग भी आते जाते रहते हैं, पर वहाँ वो अकेले कैसे रहेगी? वीरेंद्र जी, बेटा, कुछ ही दिनों की बात है और मैं और सरिता कोशिश करेंगे वहाँ कुछ दिनों के लिए आने की, पर बेटा यहाँ तुम्हारा रहना अभी सही नहीं है, हम किसी भी तरह की बातें बनते नहीं देखना चाहते हैं। आदित्य सोच में पड़ जाता है, पर फिर वो जाने के लिए हाँ कर देता है और घर वापस आ जाता है। घर आकर वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। शाम तक आदित्य अपने कमरे में ही पड़ा पड़ा सोचता रहता है, यहाँ तक कि वो पवित्रा के दरवाज़ा खटखटाने पर भी वो नहीं आता और सरदर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही बैठा रहता है। शाम को आदित्य अपने स्टडी रूम की तरफ जा रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज़ कानों में पड़ती। वो नीचे आकर देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती है। दीप्ति आदित्य को देखते ही उसके गले जाकर लग जाती है। आदित्य तो उसे देखकर सुन्न सा खड़ा रह जाता है। दीप्ति, कैसे हो आदित्य, सरप्राइज कर दिया ना?
आदित्य तो कुछ बोलने की ही स्थिति में नहीं था। तभी आवाज़ सुनकर पवित्रा भी बाहर आ जाती है। पवित्रा, जी कौन आया है? दीप्ति पवित्रा को देखकर अचंभित सी हो जाती है। अब आदित्य दुविधा में पड़ जाता है कि अब वो दोनों को क्या जवाब देगा। दीप्ति पवित्रा की मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र देखकर कहती है, ये कौन है आदित्य? आदित्य दीप्ति को कंधों से पकड़कर कहता है, दीप्ति पहले तुम आराम से बैठ जाओ, मैं सब बताता हूँ। दीप्ति, नहीं, तुम पहले ये बताओ कि ये कौन है? पवित्रा, ये ऐसे क्यों पूछ रही है? आप बता क्यों नहीं देते कि हम आपके क्या लगते हैं? दीप्ति रोने लगती, बताओ आदित्य कौन है ये? आदित्य बार बार पूछने पर बहुत दुविधा में पड़ जाता है और दीप्ति की तरफ चिल्लाकर कहता है, पत्नी है ये मेरी। आदित्य के मुंह से ये शब्द सुनकर दीप्ति के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसके कदम खड़े ही खड़े लड़खड़ा जाते हैं। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस आदित्य के साथ उसने पूरी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश की थी, उसने किसी और से शादी कर ली थी। दीप्ति लड़खड़ा कर गिरने ही वाली होती कि आदित्य उसे संभालने की कोशिश करता है, पर दीप्ति उसे वहीं रुक जाने के लिए कह देती है। दीप्ति को ऐसे देखकर आदित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पवित्रा को तो समझ ही नहीं आता कि बोले क्या। वो भागकर अंदर चली जाती है और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। आदित्य दीप्ति को समझाने की कोशिश करता है, पर दीप्ति कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। आदित्य दीप्ति से कहता है कि उसे भी यहाँ आने के बाद ही पता चला था कि उसके बाबा साहब ने उसका रिश्ता तय कर दिया है। आदित्य दीप्ति का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, प्लीज़ दीप्ति, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। हमारी प्रॉपर्टी, बिजनेस सब खतरे में था और उसे बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। मैंने बाबा साहब के कहने पर शादी तो कर ली, पर मेरे दिल में आज भी तुम ही हो। दीप्ति रोकर कहती है, झूठ बोल रहे हो तुम। जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो मेरी फीलिंग्स के साथ क्यों खेले, क्यों मुझसे प्यार के झूठे वादे किए? आदित्य, नहीं दीप्ति, मैंने तुम्हारे साथ कोई झूठा वादा नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आज भी तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। मुझे समझने की कोशिश करो। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि हमारा सारा बिजनेस और ये हवेली हमारे हाथ से जाने वाली है और बाबा साहब चाहते थे मैं उनके दोस्त की बेटी से शादी कर लूँ। मैंने बस अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए मजबूरी में उनके दोस्त की बेटी से शादी की। मैंने बाबा साहब को वचन दिया था कि मैं इस घर को ज़रूर बचाऊंगा, पर मैंने इस घर को और सारे बिजनेस को तो बचा लिया, पर अपने बाबा साहब को नहीं बचा पाया। जैसलमेर से आते वक्त हमारी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मैंने उन्हें खो दिया। आदित्य रोते रोते नीचे घुटनों के बल बैठ गया। आदित्य के ऊपर जो बीती उसे सुनकर दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह आदित्य के पास ही बैठ जाती है और उससे कहती है, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, क्यों आदित्य, क्यों? आदित्य, मैं सच कह रहा हूँ दीप्ति, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ आज भी, और वो लड़की, वो मेरी पत्नी। इतना कहते ही आदित्य रुक गया कि अगर सबको सच पता चल गया तो पवित्रा कहीं अपने साथ कुछ कर ना बैठे, इसलिए उसने अभी चुप रहना ही सही समझा। दीप्ति, वो लड़की क्या आदित्य, वो लड़की तुम्हारी पत्नी है? अब हम साथ नहीं रह सकते आदित्य, तुम्हें अब अपनी पत्नी के साथ ही सारी ज़िंदगी गुजारनी होगी। ये कहकर वो वहाँ से खड़ी हो जाती है और अपना बैग लेकर वहाँ से चलने को होती है। तभी आदित्य पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। आदित्य, प्लीज़ दीप्ति, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। आदित्य की बातें सुनकर दीप्ति भी रो पड़ती है, पर वो आदित्य से कहती है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं आदित्य, अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है और वही रहेगी। आदित्य सब कुछ जानकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। वक्त और हालातों के कारण वो इस वक्त मजबूर हो चुका था। दीप्ति अपना हाथ आदित्य के हाथ से छुड़ाकर चली जाती है। आदित्य उसे रोकता रह जाता है, पर वो गाड़ी में बैठकर वापस एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है। आदित्य हताश सा उसे देखता रह जाता है, पर कुछ कर नहीं पाता है। आदित्य लड़खड़ाते कदमों से वापस आ गया। आज उसका प्यार भी उससे हमेशा के लिए दूर हो चुका था। आज वो अपने आप को ज़िंदगी में सबसे अकेला महसूस कर रहा था। आदित्य आकर धम से सोफे पर बैठ जाता है और अपना सर सोफे से टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे पवित्रा का ध्यान आता है। वो सीधा उसके कमरे की तरफ भाग कर जाता है। पवित्रा ने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। आदित्य दरवाजे को ज़ोर से खटखटाता है। पवित्रा, दरवाज़ा खोलो। पवित्रा, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। पवित्रा से सकते हुए, आप चले जाइए यहाँ से,
वकील बाबू, और हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। आदित्य, पवित्रा मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें मेरी कसम, एक बार दरवाज़ा खोल दो प्लीज़। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। आदित्य दरवाज़ा खोलते ही अंदर आता है तो देखता है कि पवित्रा बेड के एक कोने पे बैठी रो रही थी। आदित्य उसे देखकर उसकी ओर बढ़ता ही है कि पवित्रा उसे रोक देती है। पवित्रा, रुक जाइए वकील बाबू, हमारे पास मत आइए, हम बहुत अपशगुनी हैं। आते ही आपके बाबा साहब आपसे दूर हो गए और अब आपका प्यार भी आपसे छीन लिया। ये कहकर वो फिर से चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगी। आदित्य पवित्रा के पास ही आकर बैठ जाता है और कहता है, गलती तुम्हारी नहीं है पवित्रा, गलती वक्त और हालातों की है जिसने आज हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। पवित्रा, आप अपने प्यार के पास वापस चले जाइए। आपने हमारा इतनी मुसीबत में साथ दिया, वही बहुत है। हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारी वजह से अपने प्यार से दूर रहें। आदित्य, पर अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। पवित्रा, हम आपकी पत्नी नहीं, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है जिसे आपको मजबूरन निभाना पड़ रहा है, इसलिए आप हमारे साथ एक कमरे में नहीं सोते ना। हम जानते थे कि कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है। आदित्य, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पवित्रा, मेरा तुमसे शादी करना ज़रूरी हो गया था। पवित्रा, इतना कि आपने अपने प्यार की भी परवाह नहीं की। आदित्य, हाँ पवित्रा, बस तुम ये समझ लो कि कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल मुझे थोड़ा वक्त दो, क्या इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर? पवित्रा आदित्य की ओर देखकर सोचने लगती है कि मुझे इन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। इन्होंने कितना कुछ किया है मेरे लिए, अपने प्यार तक की परवाह नहीं की। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। पवित्रा को आदित्य के चेहरे का दर्द साफ नज़र आ रहा था। वो चाह कर भी अब कुछ नहीं कर पा रही थी। आदित्य उसका हाथ पकड़कर, अच्छा चलो अब खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। पवित्रा, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए, हम खाना परोसते हैं। पवित्रा उठकर खड़ी हो जाती है। आदित्य मुंह बनाते हुए, मुझे नहीं खाना, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। पवित्रा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम भी खाएंगे, अब चलिए। आदित्य मुस्कुराकर नीचे चला जाता है। पवित्रा आदित्य को देखकर सोचने लगती है, कितने महान हैं ना आप, सब कुछ भूलकर सिर्फ मेरे लिए हंस रहे हैं। पता नहीं हमने पिछले जन्म में कौन सी मोती दान किए थे जो हमें आप मिले। थोड़ी देर बाद पवित्रा भी नीचे आकर आदित्य को खाना परोसने लगती है तो आदित्य कहता है, तुम भी खाओ बैठकर। पवित्रा, नहीं नहीं, पहले आप खा लीजिए, हम बाद में खाएंगे। आदित्य, ऐसे कैसे, तुम भी साथ खाओ बैठकर, मुझे पता है तुम बाद में नहीं खाओगी। पवित्रा, हम सच कह रहे हैं, हम खा लेंगे, वैसे भी हम आपसे पहले कैसे खा सकते हैं? आदित्य, ये पहले और बाद में क्या होता है? जैसे मैं इंसान हूँ वैसे ही तुम भी इंसान हो, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम बाद में खाओ और मैं पहले। चलो बैठो। आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बिठा देता है। पवित्रा भी उसके आग्रह से चुपचाप बैठकर खाना खाने लगती है। खाना खाते खाते ही आदित्य पवित्रा से कहता है, पवित्रा हम परसों मुंबई जा रहे हैं, तुम अपना सामान पैक कर लेना, ठीक है? पवित्रा ये सुनकर चौंक जाती है और आदित्य की ओर एकटक देखने लगती है। पवित्रा, परसों ही? पर ऐसा क्या काम आ गया कि हमें परसों ही मुंबई जाना है? आदित्य कुछ सोचकर, वो एक्चुअली मुझे वहाँ जाकर अपनी वकील की प्रैक्टिस भी तो शुरू करनी है, इसलिए। और तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। पवित्रा, ठीक है, हम पैकिंग कर लेंगे। पवित्रा ये कहकर कुछ सोचने लगती है। आदित्य उसे खोया हुआ देखकर, क्या सोच रही हो? पवित्रा, नहीं कुछ नहीं, हम बस यही सोच रहे थे कि वहाँ तो हम बिल्कुल बोर हो जाएंगे, आप तो अपने काम में लग जाएंगे और हम अकेले हो जाएंगे। वहाँ हम किसी को जानते भी तो नहीं हैं, यहाँ तो सरता दीदी भी आती रहती हैं, पर वहाँ कौन होगा? आदित्य मुस्कुरा देता है, वहाँ के लिए भी इंतज़ाम है मेरे पास, तुम बस पैकिंग करो, हमें परसों ही निकलना है। ये कहकर आदित्य खड़ा हो जाता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। पवित्रा भी किचन का सारा काम ख़त्म कर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उधर दीप्ति एयरपोर्ट पर एक चेयर पर बैठी चुपचाप एकटक सामने देखती रहती है। आज जो भी हुआ वो अब तक उस पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उसका अपना आदित्य जो उससे बेइंतहा प्यार करता था, वो आज किसी और का पति है। जिसके साथ उसने अपने पूरा जीवन की कल्पना कर ली थी, उसी के साथ हर नाता अब टूट चुका।
जिसके बिना उसने एक दिन भी जीने का सोचा नहीं था, अब उसे पूरा जीवन उसके बिना ही गुजारना होगा। यही सोचकर वो फपक फपक कर रो पड़ी। दीप्ति को ये भी ध्यान नहीं था कि वो एयरपोर्ट पर आसपास बैठे लोग उसे ही देख रहे थे। वो तो बस रोए जा रही थी, क्योंकि आज उसका सब कुछ उससे छीन चुका था। तभी एयरपोर्ट पर फ्लाइट की अनाउंसमेंट होते ही वो उठकर खड़ी हो गई। प्लेन में भी वो खिड़की के पास बैठकर बस रोए जा रही थी। आज उसके सारे सपने टूटकर चूर हो गए थे। आदित्य भी अपने कमरे में बैठा बस दीप्ति को ही याद कर रहा था। पवित्रा को दिखाने के लिए उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट का मुखौटा तो पहन लिया था, पर दीप्ति के आंसू उसे अंदर तक खाए जा रहे थे। वो भी अंदर तक टूट चुका था। बस अब उसे पवित्रा के पति के मिलने का इंतज़ार था कि कब वो दिन आएगा और वो दीप्ति को सब सच सच बता देगा। पर अभी तो उसे ऐसी ही ज़िंदगी के साथ जीना था। अगले दिन सुबह आदित्य तैयार होकर बाहर जा रहा था कि पवित्रा आदित्य को बाहर जाता देख आदित्य से पूछती है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? आदित्य, हाँ, वो चाचा शाह के साथ किसी काम से जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। पवित्रा, ठीक है, इतने में हम आपके कपड़ों की भी पैकिंग कर देंगे। आदित्य, ओके कहकर वो निकल जाता है। आदित्य अपने चाचा शाह के साथ नाहर बन्ना को देखने हॉस्पिटल जाता है। नाहर बन्ना की हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। वो ज़िंदगी और मौत के बीच अपनी सांसें गिन रहे थे। आदित्य और वीरेंद्र जी उनके परिवार को सांत्वना देकर हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं। बाहर आकर वीरेंद्र जी आदित्य से कहते हैं, तो बेटा कब निकल रहे हो तुम मुंबई के लिए? आदित्य, बस चाचा सा कल ही निकल रहा हूँ। वीरेंद्र जी, ठीक है बेटा, और यहाँ की चिंता तुम बिल्कुल मत करना, यहाँ मैं सब संभाल लूँगा। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदित्य, जी चाचा साहब, मैं भी इसी उम्मीद से मुंबई जा रहा हूँ। वहाँ मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स भी हैं कुछ लोगों से, जिनसे पवित्रा के पति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने में मदद मिल जाए शायद। वीरेंद्र जी, तुम टेंशन मत लो बेटा, सब ठीक होगा। दोनों गाड़ी में बैठकर घर वापस आ जाते हैं। आदित्य घर आकर देखता है कि पवित्रा ने लगभग सारी पैकिंग कर ली थी। आदित्य, अरे वाह, तुमने तो सारी पैकिंग कर ली। पवित्रा भी खुशी से, हाँ देखिए ना, कुछ रह तो नहीं गया आपके सामान में? अगर कुछ रह गया है तो हम वो भी रख देंगे। अच्छा सुनिए, हम हवाई जहाज़ से मुंबई जाने वाले हैं क्या? आदित्य मुस्कुराकर, हाँ। पवित्रा, सच में? हमने तो कभी हवाई जहाज़ देखा ही नहीं। अब देखेंगे पास से, कितना बड़ा होता होगा ना। जब हम गांव में थे ना, तो बस ऊपर आसमान में उड़ता हुआ देखते थे। हम और हमारी सारी सहेलियां उसे देखकर अपना हाथ ज़ोर ज़ोर से हिलाती थी, पर उसमें से कोई बोलता ही नहीं था। बहुत ऊपर होता था ना वो। पर अब तो हम उसके अंदर बैठेंगे और सबको बाय बोलेंगे, ठीक है? आदित्य की भी उसकी इस बचकानी बातों को सुनकर हंसी छूट जाती है। वो भी हंसने लगता है। आदित्य, हाँ बोल लेना और सबको बाय कर देना, ओके। पवित्रा बहुत खुश हो जाती है कि वो भी हवाई जहाज़ में बैठेगी। आदित्य, चलो अब सो जाओ, कल टाइम से निकलना भी है, वरना हवाई जहाज़ में कैसे बैठे होगी? पवित्रा खुश होकर, जी हम जाते हैं, आप भी सो जाइए। आदित्य, ओके, गुड नाइट। पवित्रा, क्या? आदित्य, बोलो गुड नाइट, यानी शुभ रात्रि। पवित्रा, गुड नाइट। आदित्य, हाँ अच्छा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगी तो और भी अच्छे से बोल पाओगी। पवित्रा, जी हम अच्छे से अभ्यास करेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। लखनऊ। घर की डोरबेल बजती है तो नौकर आकर दरवाज़ा खोलता है। सामने दीप्ति खड़ी होती है। वो अंदर आती है और नौकर भी उसका सामान अंदर उठाकर लेकर आता है। घर में कोई दिखाई नहीं देता है तो दीप्ति सीधा अपने रूम की तरफ भाग कर चली जाती है। रूम में पहुंचकर वो अंदर से रूम को लॉक कर देती है। तभी थोड़ी देर बाद ब्रिजेश जी अपने स्टडी रूम से बाहर निकलते हैं तो हॉल में सूटकेस देखकर नौकर से पूछते हैं, ये सूटकेस किसका है? कौन आया है? नौकर, साहब वो दीप्ति बिटिया आई है, अभी अपने रूम में गई है। ब्रिजेश चौंक कर, दीप्ति? वो सीधा दीप्ति के कमरे की तरफ जाते हैं, पर दीप्ति ने अंदर से रूम लॉक किया था। ब्रिजेश जी दरवाज़ा खटखटाते हैं पर दीप्ति दरवाज़ा नहीं खोलती है। ब्रिजेश जी, दीप्ति दरवाज़ा खोलो बेटा, आखिर बात क्या हुई है? तुम तो आदित्य से मिलने गई थी, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? बोलो बेटा, दीप्ति दरवाज़ा खोलो। तभी थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। विजय जी झट से दरवाज़ा खोलते हैं। दीप्ति सामने ही खड़ी होती है। वो जल्दी से जाकर अपने पापा के गले लग जाती है और फपक फपक कर रोने लगती है। ब्रिजेश जी उसकी हालत देखकर सहम जाते हैं। ब्रिजेश जी दीप्ति से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, कुछ तो बोलो, तुम रो क्यों रही हो?
बेटा अगर बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आखिर बात क्या है। दीप्ति रोते रोते ही कहने लगती, पापा सब खत्म हो गया। आदित्य मुझसे बहुत दूर जा चुका है, उसने किसी और से शादी कर ली। ब्रिजेश जी हैरान हो जाते हैं, किसी और से शादी कर ली? ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा पहले तुम बैठो और पानी पियो और मुझे आराम से बताओ कि आखिर हुआ क्या है। ब्रिजेश जी दीप्ति को पानी पीने के लिए देते हैं। दीप्ति पानी पीकर थोड़ा रिलैक्स होती है। फिर वो बताती है कि वहाँ जब वो पहुँची तो क्या हुआ। दीप्ति रोते हुए, पापा आदित्य ने अपने पुरखों की हवेली और अपने बिजनेस को बचाने के लिए अपने बाबा साहब की पसंद की लड़की से शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। ब्रिजेश जी भी ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। वो दीप्ति को अपने सीने से लगा लेते हैं और उसे चुप कराते हैं। ब्रिजेश जी, बेटा जहाँ तक मैं आदित्य को जानता हूँ वो तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। ज़रूर उसकी बहुत बड़ी मजबूरी होगी, तभी उसने अपने बाबा साहब की मर्ज़ी से शादी की है। बेटा उसकी भी प्रॉब्लम को समझो, हो सकता है उसे भी ये सब करते हुए कितना दुख हुआ हो, और अब तो उसने अपने बाबा साहब को भी खो दिया है। दीप्ति, पर पापा मैं आदित्य के बिना कैसे जीऊँगी? मैंने तो उसके बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना तक नहीं की। विजय जी, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, ज़िंदगी हर जख्म भर देती है। मुझे यकीन है मेरी बेटी हार नहीं मानेगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। दीप्ति वापस अपने पापा के गले लगकर रोने लगती है। उसे पापा भी उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। जयपुर। अगली सुबह आदित्य और पवित्रा मुंबई के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। घर के सभी नौकर चाकर भी उन्हें विदा करने के लिए खड़े थे। वीरेंद्र जी और सत्ता भी आदित्य और पवित्रा को एयरपोर्ट तक छोड़ने जाने वाले थे। आदित्य और पवित्रा दोनों नीचे आकर सबको नमस्कार करके काका को हवेली की चाबी देकर बाहर निकल जाते हैं। आदित्य अपनी हवेली को देख रहा था। उसकी बहुत सी यादें इस हवेली से जुड़ी थीं। तभी वीरेंद्र जी आकर उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं, कुछ ही दिनों की बात है आदित्य, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। आदित्य हाँ में सर हिलाकर गाड़ी में बैठ जाता है। वीरेंद्र जी और सत्ता भी दूसरी गाड़ी में उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते हैं। गाड़ी चल पड़ती है। आज आदित्य को वो दिन याद आ रहा था जब वो इस हवेली में आया था। सब उसके स्वागत में खड़े थे और उसके बाबा साहब ने आते ही उसे गले लगा लिया था। आज आदित्य अपने बाबा साहब को भी बहुत याद कर रहा था। 1 घंटे बाद गाड़ी एयरपोर्ट पहुंच जाती है। आदित्य अपना और पवित्रा का पासपोर्ट वेरीफाई कराकर ले आता है। थोड़ी देर बाद फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है तो आदित्य और पवित्रा चाचा साहब के पैर छूते हैं और पवित्रा सत्ता के गले लगती है। वीरेंद्र जी आदित्य से, यहाँ की चिंता मत करना, अपना और पवित्रा का ख्याल रखना। आदित्य, जी चाचा साहब। दोनों एग्जिट गेट की तरफ चले जाते हैं। सत्ता दोनों को हाथ हिलाकर बाय करती है। आदित्य प्लेन में खिड़की वाली सीट पर बैठता है तो पवित्रा कहती है, हम बैठ जाएं यहाँ, हमें बाहर देखना है। आदित्य मुस्कुरा देता है, ठीक है तुम बैठ जाओ। जैसे ही प्लेन उड़ने लगा पवित्रा की तो सांस ही अटक गई। उसने कसकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया। आदित्य बस उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर बाद जब प्लेन सामान्य तरीके से उड़ने लगा तो आदित्य ने सक पकाकर अपना हाथ पवित्रा के हाथ से निकाल लिया। पवित्रा बार बार प्लेन की खिड़की में से झांक रही थी। आसमान में उड़ते बादलों को देखकर वो फूली नहीं समा रही थी। वो बार बार आदित्य को उड़ते बादल दिखा रही थी। आदित्य भी उसको खुश देखकर खुश हो रहा था। पूरे 4 घंटे के सफ़र के बाद फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई। आदित्य और पवित्रा एयरपोर्ट से बाहर आ गए। सामने ड्राइवर उन्हें पहले से ही खड़ा मिला। वीरेंद्र जी ने आदित्य के आने की खबर पहले से ही कर दी थी। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और ड्राइवर गाड़ी फार्म हाउस की तरफ घुमा लेता है। पवित्रा रास्ते में भी गाड़ी में से झाँक कर मुंबई की सड़कों को देखने में व्यस्त थी। उसने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार शहर देखा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी फार्म हाउस के बाहर आकर रुक गई। आदित्य और पवित्रा गाड़ी में से बाहर निकले तो रामदीन काका दौड़ते हुए बाहर आए। आदित्य ने उन्हें नमस्ते की। काका ने भी दोनों को आशीर्वाद दिया। सब अंदर चले गए। आदित्य पवित्रा से, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। ठीक है। पवित्रा, जी आप भी आराम कर लीजिए, सफ़र में थक गए होंगे। आदित्य पवित्रा को उसका कमरा दिखा देता है। दोनों आराम करने चले जाते हैं। रात को आदित्य अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जब भी पवित्रा कमरे में आ जाती है, वो अलमारी में कपड़े रख कर जा ही रही होती है कि तभी आदित्य उसे रोक लेता है। आदित्य, रुको पवित्रा। पवित्रा, जी कहिए। आदित्य, कल सुबह तैयार रहना, हमें कहीं जाना है। पवित्रा, कहाँ जाना है? आदित्य, स्कूल में तुम्हारे एडमिशन की बात करने। तुम पढ़ना चाहती हो ना? पवित्रा, हाँ, पर अब हम कोई बच्चे थोड़े ना हैं जो स्कूल जाएंगे।
आदित्य, अरे नहीं नहीं, वो स्कूल नहीं है। वहाँ तुम्हें सब तुम्हारी ही उम्र के लोग मिलेंगे, यानी जो लोग अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, उन्हें वहाँ पढ़ना सिखाया जाता है। पवित्रा, अच्छा। आदित्य, हाँ, इसलिए कल तुम मेरे साथ चलना, ठीक है। पवित्रा, पर हम स्कूल जाएंगे तो घर का काम कौन देखेगा? आदित्य, उसकी चिंता तुम मत करो, रामदीन काका है ना, वो देख लेंगे। तुम सिर्फ पढ़ाई करो और शाम तक तुम आ जाया करोगी, जब जो चाहे कर लेना। हाँ। पवित्रा, जी, आप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, हमें पढ़ा भी रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आदित्य उसकी ये बात सुनकर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद आदित्य भी फाइल बंद करके सो जाता है, लेकिन आज पवित्रा की आंखों में नींद नहीं थी। उसे आदित्य का उसके लिए फिक्र करना बहुत अच्छा लग रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराई जा रही थी। सुबह आदित्य तैयार होकर पवित्रा को आवाज़ लगाता है, पवित्रा कहाँ हो तुम, जल्दी चलो वरना लेट हो जाएंगे। पवित्रा, जी अभी आई। 5 मिनट बाद पवित्रा भी नीचे आ जाती है। दोनों कार में बैठकर स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। आदित्य स्कूल पहुंचकर कार पार्किंग में लगाता है। फिर वे दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। आदित्य रूम का दरवाज़ा नॉक करता है। मे आई कम इन मैम? प्रिंसिपल, यस प्लीज़। आदित्य, मैम, माई सेल्फ आदित्य सिंह राणा एंड शी इज़ माई वाइफ पवित्रा। मैम, मुझे इनका एडमिशन आपके स्कूल में कराना है। प्रिंसिपल कुछ औपचारिकताएं पूरी करवाने के बाद पवित्रा का एडमिशन कर देती हैं। वो कहती हैं कि आप कल से ही इन्हें स्कूल भेज सकते हैं। आदित्य और पवित्रा दोनों बाहर आ जाते हैं। आदित्य पवित्रा से कहता है, चलो तुम्हारा एडमिशन तो हो गया है, अब कल से स्कूल जाने की तैयारी करो। पवित्रा उदास होकर, हमें डर लग रहा है, हम अच्छे से पढ़ तो पाएंगे ना? आदित्य, क्यों नहीं पढ़ पाओगी, देखना तुम बिल्कुल अच्छे से पढ़ना सीख जाओगी। फिर दोनों वापस घर की ओर निकल जाते हैं। रात को पवित्रा अपना बैग लगा रही थी। वो कल स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रही थी ताकि पहले ही दिन कोई कमी ना रह जाए। अगले दिन से पवित्रा स्कूल जाने लगी। आदित्य रोज़ उसे छोड़कर आता था। शाम को ड्राइवर उसे गाड़ी से वापस लेकर आता था। इन दिनों में आदित्य भी अपनी लॉ की प्रैक्टिस में बिजी हो गया था, परंतु साथ ही साथ वो डॉक्टर समीर का भी पता लगा रहा था। दिल्ली के सारे हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसने अपने एक दोस्त को ये काम सौंपा हुआ था, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। लखनऊ। दीप्ति अपने कमरे की खिड़की पर चुपचाप बैठी हुई थी। तभी विजेश जी उसके कमरे में आ गए। दीप्ति रोज़ ऐसे ही चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती थी, ना ही किसी से बात करती, ना ही अपने कमरे से बाहर निकलती। उसने तो जैसे खुद को उस कमरे में कैद कर लिया था। विजेश जी भी उसकी यह हालत देखकर बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि दीप्ति सब कुछ भूलकर अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। विजेश जी उसके कमरे में आते तो दीप्ति रोज़ की तरह आज भी खिड़की के पास ही खड़ी थी। विजेश जी, बेटा कब तक इसी तरह अपने आप को यूं ही तकलीफ देती रहोगी? जिसे जाना था वो जा चुका है, अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो बेटा। दीप्ति, जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का सोचा था, उसके बिना आगे कैसे चल पाऊंगी मैं पापा? विजेश जी, पर बेटा अब आगे तो बढ़ना ही होगा, क्योंकि अब यही सच्चाई है कि आदित्य किसी और का है और तुम्हें इस सच्चाई को मानना होगा। दीप्ति रोने लगती है। विजेश जी, संभालो बेटा अपने आप को। दीप्ति, पापा मैं कोशिश कर रही हूँ पर मुझसे नहीं होता है, क्या करूँ? विजेश जी, तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए मुंबई चली जाओ, वहाँ तुम्हारे दोस्त भी हैं और तुम्हारे दीदी और जीजा जी भी हैं, तुम्हारा वहाँ मन भी लग जाएगा। मैं आज इस श्रुति से बात करता हूँ कि तुम आ रही हो, वहाँ जाओ और अपनी लॉ की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दो। दिमाग दूसरी चीज़ों में बटेगा तो तुम्हारा स्ट्रेस भी कम होगा। दीप्ति आंसू पोंछते हुए, ठीक है पापा, आप मेरी मुंबई की टिकट्स करवा दीजिए, मैं भी मुंबई जाना चाहती हूँ। विजेश जी, ठीक है बेटा, मैं आज ही तुम्हारी टिकट्स बुक करवा देता हूँ और साथ में श्रुति को भी फ़ोन कर देता हूँ। विजेश जी उठकर वहाँ से चले जाते हैं। मुंबई। आदित्य स्टडी रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। उसने कॉल देखकर फ़ोन उठा लिया। उधर से आवाज़ आई, आदित्य, डॉक्टर समीर का पता चल गया है, वो दिल्ली के किसी सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। मैं तुम्हें उस हॉस्पिटल का एड्रेस दे देता हूँ, वहीं से तुम्हें उसके घर का एड्रेस भी मिल जाएगा। मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है। ओके, तुम 1-2 दिन में दिल्ली चले जाओ। आदित्य खुश होकर, थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। तुझे पता है नहीं कि तूने मेरे लिए क्या किया है, थैंक यू वंस अगेन। दूसरी तरफ से, इट्स ओके यार, दोस्ती के लिए कुछ भी, ठीक है फिर मिलते हैं।
आज आदित्य बहुत खुश था क्योंकि शायद अब उसकी सारी मुश्किलें हल होने वाली थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो परसों ही दिल्ली के लिए निकल जाएगा, पर पवित्रा को क्या बोलेगा। पर उसने सोच लिया था कि कोई भी बहाना बना देगा कि उसे जयपुर वापस जाना है। चाचा शाह ने जल्दी बुलाया है। रात को खाना खाते समय उसने पवित्रा को बोला, पवित्रा मुझे 2 दिन के लिए जयपुर जाना है। चाचा शाह को कुछ पेपर साइन करवाने हैं तो जाना पड़ेगा। पवित्रा हैरानी से, पर हम इस अनजानी जगह पर अकेले कैसे रहेंगे? अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं हमें आए हुए। आदित्य तुम टेंशन मत लो, घर पर इतने सारे नौकर चाकर हैं, रामदीन काका हैं और स्कूल तुम्हें ड्राइवर छोड़ आया करेगा। सिर्फ 2 दिन की बात है, प्लीज़ पवित्रा मान जाओ ना। और वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है, लेकिन आकर बताऊंगा, ठीक है? पवित्रा ठीक है, बस आप जल्दी से वापस आ जाइए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आदित्य ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। परसों निकलना है तो तुम मेरी कुछ कपड़ों की पैकिंग कर देना। पवित्रा जी हम कर देंगे। आदित्य अपने कमरे में चला जाता है और पवित्रा किचन का काम ख़त्म करके आदित्य की पैकिंग में लग जाती है। आदित्य अपने चाचा शाह को कॉल करके बता देता है कि पवित्रा के पति का पता लग गया है और वो परसों ही दिल्ली जा रहा है। वीरेंद्र जी भी साथ चलने को कहते हैं, पर आदित्य मना कर देता है कि वो खुद ही संभाल लेगा। साथ ही साथ उन्हें कहता है कि अगर पवित्रा का कॉल यहाँ आए तो आप कह दीजिएगा कि आदित्य यहीं है। वीरेंद्र जी से कॉल पर बात करने के बाद वो सोने चला जाता है। परसों आदित्य भी दिल्ली के लिए निकल जाता है। चलते वक्त पवित्रा कहती है कि वहाँ पहुँचते ही हमें फ़ोन कर दीजिएगा और चाचा शाह से और सरिता दीदी को हमारा प्रणाम कहिएगा। आदित्य ठीक है कहकर चला जाता है। पवित्रा उसे जाते हुए देखती रहती है जब तक उसकी गाड़ी मेन गेट के बाहर नहीं निकल जाती। फिर अंदर आकर वो भी स्कूल के लिए तैयार होने लगती है। अब पवित्रा की भी स्कूल में कुछ सहेलियां बन गई थी, इसलिए उसे अब स्कूल जाना अच्छा लगने लगा था और वो कुछ कुछ पढ़ना भी सीख गई थी। क्या होगा जब आदित्य मिलेगा समीर से दिल्ली में, और जब पवित्रा को पता चलेगा आदित्य का सच। जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।